हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। हिस्ट्री की क्लासेस में हम 8th क्लास की हिस्ट्री कर रहे हैं। एनसीईआरटी 8th क्लास की हिस्ट्री लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, तो इसमें जो 1870 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन थे उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीटेट के लिए। बहुत सारे मटेरियल इस चैप्टर में है जो हमें पढ़ना है, समझना है। सीटेट के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी, जो अदर कंपटीशन के एग्जाम आप देंगे उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब चैप्टर के साथ साथ ये चैप्टर होने के बाद हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी की क्लासेस मैं पूरी कर चुकी हूँ, ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट है। आप मेरे चैनल पे जाके ज्योग्राफी की क्लासेस देख सकते हैं। हिस्ट्री भी, आज हमारा हिस्ट्री भी हो जाएगा। उसके बाद सिविक्स बच रहा है हमारा, तो सिविक्स हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि सिविक्स की क्लासेस हम पूरी कर दें, थ्योरी हम पूरी कर लें। ठीक है, और साथ के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल रही हूँ। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद, यानी कि ये चैप्टर होने के बाद मैं 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालूंगी और उसके बाद फिर से हम सिविक्स स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिविक्स जितनी जल्दी हो सके सिविक्स को कंप्लीट करके फिर से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें। और मैराथन क्लासेस भी हमारी चलेगी, मैराथन क्लासेस भी करेंगे। और साथ के साथ कोशिश करेंगे कि हम आपको मटेरियल भी मतलब कि मेरे जो चैनल है उस पर जाके आप ये ले सकते हैं, पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में मैं डालती रहूंगी तो पीडीएफ आप वहां पे जाके अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पीडीएफ भी जरूरी है ताकि आप मतलब उससे भी पढ़ सकें। मैं हमेशा बोलती हूँ बुक पढ़ना जरूरी है। वीडियो जरूर सुनिए, साथ के साथ चैप्टर की पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी ताकि वो पीडीएफ भी आप अच्छे से, उस चैप्टर को भी अच्छे से आप रीड कर सके, पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ओके तो अब हम इसमें ये देख रहे हैं, पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। जो 8th क्लास में हम जिन जिन चीजों को बारे में पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे सारे पॉइंट दिए गए हैं। पहला क्या था? भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण। याद करिए, ये हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ था, यानी कि सबसे पहले बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई से। क्लियर है, बता चुकी हूँ मैं आपको। और रियासतों का अधिग्रहण कैसे वो कर रहे थे, बहुत सारी नीतियां अपना के, सहायक संधि, हड़प की नीति, पता नहीं कितनी सारी नीतियां उनकी थी। बहुत सारी नीतियां अपना के वो रियासतों का अधिग्रहण कर रहे थे। फिर है नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत। बहुत सारे नए कानून बना दिए गए और प्रशासकीय संस्थाएं बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा, जिससे भी जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके बाद किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव। किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आया। आदिवासियों को उसके ही जंगलों से निकाल दिया गया, किसानों पर प्रेशर डाला गया अफीम और नील की खेती के लिए, और साथ ही साथ उनसे बहुत ज्यादा लगान लिया जाने लगा। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव। शैक्षणिक बदलाव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो हमारी देश में जो पुरानी संस्कृति थी, पाठशालाओं की संस्कृति, उसे समाप्त कर दिया गया। कैसे पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादियों में विवाद चल रहा था कि कुछ जो प्राच्यवादी जो थे वो चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय सभ्यता संस्कृति की से पढ़ाया जाए, और जो पाश्चात्यवादी थे वो क्या चाहते थे कि भारतीय लोगों को बिल्कुल मतलब अंग्रेजी शिक्षा दी जाए ताकि इनको सभ्य बनाया जाए। वो क्या, उनका क्या मानना था कि भारत के लोग असभ्य हैं, अवैज्ञानिक इनकी शिक्षा है, तो इन्हें अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। ठीक है, फिर है महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद। महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत ज्यादा खराब थी उस समय। सती प्रथा, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिससे महिलाओं का शोषण हो रहा था। तो उनकी स्थिति में सुधार के लिए नए नए कानून बनाए गए। समाज सुधारकों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कानून बनवाए थे, जिसके कारण भी क्या हुआ, जो हमारे भारतीय रूढ़िवादी जनता थी वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। फिर है जाति व्यवस्था को चुनौतियां। जाति व्यवस्था जो थी उसको भी चुनौतियां दी गई, उसमें भी सुधार की कोशिश की गई। फिर है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। सामाजिक और धार्मिक सुधार भी किए गए, समाज में सुधार किए गए। अगर जो महिलाओं की स्थिति में जैसे सती प्रथा, सामाजिक कुप्रथाएं तो थी, वो सब उनका अंत किया गया, तो सामाजिक सुधार हुआ। और इसके कारण क्या हुआ, इन सभी सुधारों के कारण क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति के वाद विवाद, जाति व्यवस्था
कुछ चुनौतियां सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, इन सब से क्या हुआ कि जो रूढ़िवादी जनता थी, भारतीय जनता, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। फिर है 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति। 1857 का विद्रोह मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था? मेरठ से सैनिक विद्रोह भी उसको बोलते हैं। मेरठ से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था और सैनिक छावनी के में हुआ था कि सैनिक छावनी में कारतूस की एक बात थी कि कारतूस चलाने से सैनिक मना कर दिए थे, क्योंकि उन पे अफवाह फैल गई थी कि उस कारतूस में सुअर और गाय की चमड़ी लगी हुई है, और उन्हें ये ऐसा लग रहा था कि हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं अंग्रेज, इसलिए उन्होंने वो कारतूस चलाने से मना कर दिया था। और वो विद्रोह मेरठ से स्टार्ट होकर कहाँ पे आई? दिल्ली। वो जो विद्रोही थे वो दिल्ली आए और बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती अपने विद्रोह का नेता बना दिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है 1857 वाले, उस चैप्टर में बहुत अच्छे से मैं करा चुकी हूँ, तो वो वीडियो देखकर आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 1857 के विद्रोह से। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि ये सिर्फ आप सीटेट को मान के मत चलिए, सीटेट में तो ये सीटेट के लिए तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, फिर है हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। हस्तकलाओं का पतन हुआ, भारत में जो हस्तकलाएं थी, जैसे कपड़ा बुनने की कला थी, चरखे से कपड़ा बनाई जाती थी, लोहे से सामान बनाया जाता था, उन सब का पतन हो गया। लोहे से लोग मतलब वो भट्टी में सामान बनाते थे, उन सब का पतन हुआ और उद्योगों का विकास हुआ। अंग्रेज भारत में मशीनें लेकर आए, उद्योगों का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ? हस्तकलाओं का बिल्कुल पतन हो गया और इससे भी अंग्रेजों को फायदा होने लगा। तो ये सारी चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं, और इन सब चीजों से क्या हुआ था कि भारतीय जनता अंग्रेजों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी, अंग्रेजों से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, और अब वो अपने भारत को आजाद कराना चाहती थी। अब वो क्या चाह रही थी कि भारत आजाद हो और भारत को मतलब कि हमें अपने अनुसार जीने का हक मिल सके। तो देखिए, उसके बाद ही होता है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि सभी लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना विकसित होना। ठीक है, मतलब सभी हम एक राष्ट्र के हों, ये भावना हमारे अंदर विकसित होना, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हमारे अंदर ये भावना है ना कि हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं, तो ये एक राष्ट्रवाद की भावना है। भारत के लिए अगर कुछ कोई बोलता है तो हमारे अंदर वो मतलब कि गुस्सा आता है कि हमारे देश के लिए वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो वही होता है राष्ट्रवाद की भावना। तो उस समय राष्ट्रवाद की भावना लोगों में विकसित होना शुरू हो चुका था। देखिए क्या है, उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया, यह देश क्या है और इसके लिए किसके लिए है। ओके, तो यह देश भारतीयों के लिए थी, तो इसलिए राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल के बाहर फेंकना है। अब क्या ये चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। 1850 के बाद बहुत सारे राजनीतिक संगठन बनने लगे थे, उसमें ये चेतना साफ दिखाई देने लगी थी कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है और ये देश भारतीयों का है, तो यहाँ पे भारतीय ही रहेंगे, इन्हीं का शासन चलेगा। ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी, जो राजनीतिक संगठन बने थे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट आपको नोट करते जाना है कि जो राजनीतिक संगठन बने थे वो ज्यादातर संगठन किसके हाथ में थे? वकील आदि अंग्रेजी पेशेवर के हाथों में थी, यानी कि पढ़े लिखे लोगों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो 1850 और 1870 से 1880 के दशक में जो सामाजिक संगठन थे, प्रमुख राजनीतिक संगठन थे, वो कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस तरह के सभा थे। और ये सभाएं किसके द्वारा चलाई जा रही थी? पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, यानी कि वकीलों और अंग्रेजी पेशेवर अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के द्वारा चलाई जा रही थी। ठीक है, अब जो इनकी पूना सार्वजनिक सभा का नाम देखिए, सार्वजनिक सभा, ये जितने भी सभाएं थी, राजनीतिक संगठन थी, वो किसी एक व्यक्ति के लिए या एक समुदाय के लिए नहीं थी, पूरे भारत के लिए था। सार्वजनिक का मतलब ही होता है सभी के लिए, तो पूरे भारत के लिए था। ये जो काम कर रही थी भारत की आजादी के लिए कर रही थी, भारत के सभी लोगों को संप्रभुता दिलाने के लिए कर रही थी। ठीक है, वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। ये सभी सभाएं इस सोच के साथ क्या काम कर रही थी कि लोग संप्रभु हो। अब संप्रभु क्या होता है? बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। ठीक है, संप्रभु क्या होता है? संप्रभु, सम मतलब मैं, प्रभु मतलब भगवान। ठीक है,
तो मतलब कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, अपने लिए मैं डिसीजन ले सकता हूँ, उसे ही संप्रभु बोलते हैं। तो बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, इसे ही संप्रभु कहते हैं। तो ये जो जितनी सभाएं थी ये इसीलिए काम कर रही थी कि लोग संप्रभु हो और अपने अनुसार काम कर सकें। अब देखिए कुछ एक्ट के बारे में है। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हो गया था। क्यों हुआ था कि 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने के अधिकार छीन लिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 में किया गया था। आर्म्स एक्ट के तहत क्या हुआ था कि भारतीय जो हैं, भारतीयों के पास हथियार रखने का अधिकार नहीं था। उनके पास हथियार रखने का जो अधिकार है उसे छीन लिया गया था। कोई भी भारतीय अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकता है। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ठीक है, तो 1878 में देखिए दो चीजें पारित हुई थी, एक तो आर्म्स एक्ट, दूसरा क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जो प्रेस की मतलब प्रेस एक्ट में क्या था कि सरकार की जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है उसे छीन ली गई थी, कि सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इसमें क्या था कि अगर कोई भी किसी भी अखबार में सरकार के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक चीज छपती है तो प्रिंटिंग प्रेस समेत उसकी सारी संपत्ति, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस चला रहा है उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी जब्त कर ली जाएगी, उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। और आर्म्स एक्ट में क्या था कि कोई भी भारतीय अपने पास किसी भी तरह का हथियार नहीं रख सकता। तो ये दोनों एक्ट 1878 में पारित हुआ था, आपको याद रखना है। 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। अब इलवर्ट बिल क्या था? इलवर्ट बिल क्या था कि इसमें क्या था कि जो भारतीय जज हैं वो भी अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा लड़ सकते हैं। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। ठीक है, इसमें क्या था कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों पर भारतीय न्यायाधीश भी मुकदमा चला सकते हैं, क्योंकि इससे पहले क्या था कि अंग्रेजों पर भारतीय न्यायाधीश मुकदमा नहीं चला सकते थे। अगर अंग्रेज भारत में भी कुछ गलत करता है तो अंग्रेज न्यायाधीश ही उस पर मुकदमा चला सकते थे, वही जज उस पर मुकदमा चला सकते थे। लेकिन इलवर्ट बिल जो 1883 यानी 1883 में बिल लागू करने का प्रयास किया गया, याद रखिएगा, लागू नहीं हुआ था, लागू करने का प्रयास किया गया था। और इस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा विवाद हुआ था और इस बिल को वापस ले लिया गया था। तब लोगों को अंग्रेजों की मंशा साफ दिखाई देने लगी कि अंग्रेज भारत में क्या चाहते हैं। भारतीय उस पर मुकदमा नहीं चला सकते, लेकिन वो भारतीयों पर मुकदमा चला सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो मैं एक्ट या फिर बिल जो इसके बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है कि किसमें क्या था और कब पारित हुआ था। अब आगे देखिए है 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय उसके कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 3 क्वेश्चन इसी में से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, उसके कितने प्रतिनिधि थे और कहाँ पे हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 72 प्रतिनिधि थे और मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नारोजी के बारे में अभी क्वेश्चन आ चुका है 2024 के ही सीटेट में। देखिए इसका क्वेश्चन आ चुका है कि नारोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। नारोजी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष रह चुके थे वो। देखिए संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नारोजी है ना। दादा भाई प्रारंभिक नेता कौन थे? सबसे पहला ही नाम है दादा भाई नारोजी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय मुंबई और कलकत्ता के ही थे। ठीक है, नारोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वो लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई। तो नारोजी के बारे में आपको आ चुका है क्वेश्चन। तो नारोजी के बारे में भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अभी आ चुका है तो नहीं आ सकता, इसको घुमा के पूछा जा सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो क्वेश्चन इसी साल के सीटेट में आ चुका है उसी को थोड़ा सा घुमा के दोबारा से पूछा जा सकता है।
क्या है, नारोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, लेकिन नारोजी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रह चुके थे। एओ ह्यूम जो एक ब्रिटिश अफसर था, याद रखिएगा, एओ ह्यूम जो एक ब्रिटिश अफसर था, ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, अब आगे देखिए, उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य के तरीकों के लिहाजा में मध्य मार्गी पार्टी थी। ठीक है, शुरू में क्या हुआ था, जो शुरू के 20 साल में कांग्रेस किया था, मध्य मार्गी पार्टी माना गया था कांग्रेस को, क्योंकि वो पूरी तरह से आजादी नहीं मांग रहे थे। वो क्या मांगते थे कि भारतीयों को थोड़ी सी मतलब कि हर चीज में, जैसे कि कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई, मतलब कि भारतीयों को थोड़ी सी और जगह दी जाए सरकार में। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को जगह दी जाए, मतलब हर जगह भारतीयों को जगह दी जाए। वो डायरेक्ट देश को स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे देश की, इसलिए से मध्यमार्गी पार्टी बोला गया था कांग्रेस को। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कांग्रेस को मध्यमार्गी पार्टी क्यों बोला गया था प्रारंभिक 20 साल में? याद रखिएगा, प्रारंभिक 20 साल में उसे मध्यमार्गी पार्टी बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि वो भारतीयों को हर जगह, भारतीयों को थोड़ा बहुत जगह दिलाना चाहते थे। वो डायरेक्ट अंग्रेजों से ये मांग नहीं कर रहे थे कि हमारे देश को आजाद करो। ठीक है, अब देखिए, भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। अब भारतीयों की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, भारतीयों की जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। अब देखिए क्या है, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का ही एक हिस्सा था, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर ये मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। वो तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि वो भारतीयों को असभ्य मानते थे, बिल्कुल अवैज्ञानिक मानते थे यहाँ की शिक्षा को, तो इसलिए उनका क्या मानना था कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरा पद नहीं दिया जा सकता है। और ये भी चाहते थे कि जो भारतीय संपत्ति, धन संपत्ति है भारत की, वो जो अंग्रेज यहाँ अफसर बन के आते थे, वो क्या करते थे, अपनी बहुत सारी संपत्ति इंग्लैंड भेज देते थे अपने फैमिली के पास। तो उन्हें ये था कि अगर भारतीयों को वो सारे पद दे दिए जाएंगे तो उनके पैसे भारत में ही रहने लगेंगे, इसलिए भारतीयों को, देखिए, भारत में रुकने लगेंगे धन संपत्ति, इसलिए भारतीयों को कोई भी जिम्मेदारी वाला पद नहीं दिया जा सकता। और भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, अभिव्यक्ति की वह बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, निरस्त करना क्या होता है? किसी कानून को समाप्त करना, किसी की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करना, इसे ही निरस्त करना कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने कहा था? देखिए क्या, 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। अभी बता चुकी हूँ मैं कि कांग्रेस क्या था, मध्यमार्गी नेता था, मध्यमार्गी पार्टी थी, इसलिए उस पर बहुत सारे लोग क्या करते थे, सवाल खड़ा करने लगे। बंगाल, पंजाब, महाराज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा अमूलपूर्ण परिवर्तन और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व दिया। उनका कहना था कि सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, ये जो थे कौन कौन, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये जो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, पाल, बाल और लाल। आपने सुना होगा पाल, बाल और लाल, ये दोनों क्या थे, गर्मपंथी दल के नेता थे, यानी कि ये डायरेक्ट आजादी चाहते थे, किसी भी तरह मार के आजादी चाहते थे। इन तीनों का ही कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि उनके ताकत पर भरोसा करना चाहिए। अगर सरकार के इरादे नेक होते तो वो 200 साल तक भारतीयों पर इतना अत्याचार नहीं करते। ठीक है, लोगों ने स्वराज के लिए लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? और बाल, लाल, पाल किसे बोला गया है? पाल, बाल, लाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इन्हें बोला गया है पाल, बाल, लाल। ओके, इनका ये कहना था कि हमें सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। अब देखिए, 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब क्या हुआ, बंगाल का वो दूसरी नीति अपनाने लगे कि भारतीयों को ही एक दूसरे से तोड़ने लगे, भारतीयों में ही विवाद डालने लगे कि अगर इनको हम अलग कर देंगे, भारतीय में जो एकता है, इस कारण ये आंदोलन चल रहे, तो अब इस एकता को ही हम तोड़ना चाह रहे हैं, मतलब इस एकता को ही अंग्रेज तोड़ने लगे।
और इसी तहत उसने क्या किया था, 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, किसने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश का सबसे बड़ा प्रांत, उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों को उस समय बंगाल का हिस्सा थे। क्या किया गया था कि बंगाल मतलब कि जो बंगाल और उड़ीसा के कुछ भाग बंगाल का हिस्सा थे और पूर्वी भागों को अलग करके, बंगाल के पूर्वी भागों को अलग करके पूरी तरह से असम में मिला दिया गया था। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल का विभाजन करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था कि जो बंगाली राजनेता हैं उन पर अंकुश लगाया जाए और बंगाल को, बंगाली जनता को बांट दिया जाए। ठीक है, उस इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन कहते थे। और बंगाल विभाजन पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था और इसे ही क्या बोला गया था, जो संघर्ष उपजा था उसे क्या बोला गया था, स्वदेशी आंदोलन। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है, ध्यान से बिल्कुल सुनिए। बंगाल विभाजन के कारण जो संघर्ष उपजा था, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है सीटेट में कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का कारण बंगाल का विभाजन था। ठीक है, इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के नाम से कहाँ फैला था, बंगाल में, बंगाल विभाजन के कारण। और अन्य इलाकों में ही इसे आंध्र के डेल्टा इलाकों में क्या नाम दिया गया था, वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का ही नाम जो डेल्टा इलाकों में था, बंगाल आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसे पुकारा गया था। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन फैला था और स्वदेशी आंदोलन को ही जो आंध्र के डेल्टा इलाका है उस वहां वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी हिंसा क्या होता है, क्रांतिकारी हिंसा समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग, इसी को क्रांतिकारी हिंसा कहा गया है। ठीक है, अब देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना है आपको, 1905, 1906, 1907। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई। इसे याद करने का सबसे बहुत अच्छा तरीका है, बंगाल के विभाजन से भी हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया गया था। तो क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, उसके जो मुस्लिम थे वो अपनी अलग पार्टी बना लिए, मुस्लिम लीग। और जो कांग्रेस में जो मुस्लिम थे वो सारे निकल के मुस्लिम लीग में चले गए। तो इस कारण क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी टूट गई। तो बंगाल का विभाजन 1905 में, उसके एक साल के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके 1907 मतलब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। ठीक है, चलिए देखिए 1906 में मुसलमानों और जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ठीक है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। अब ये लीग क्या कर रही थी, बंगाल विभाजन का समर्थन कर रही थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। मुस्लिम लीग की मांग क्या थी कि मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। अलग निर्वाचिका की व्यवस्था का मतलब यहाँ पे ये था कि वहां पे जो उम्मीदवार हैं वो भी मुस्लिम होंगे, वोट डालने वाले भी मुस्लिम ही होंगे। ठीक है, अब 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। फिर देखिए यहाँ पे क्रांतिकारी हिंसा परिषद क्या होता है, प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधित्व दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था, इसको परिषद कहते हैं। अब है राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी, क्योंकि जो यूरोप थे, इंग्लैंड पहले विश्व युद्ध में शामिल था। तो इंग्लैंड युद्ध में इन्वॉल्व हो गया और भारत से क्या हुआ, भारत और उनका खर्चा बहुत ज्यादा होने लगा। तो अपने खर्चे निकालने के लिए सरकार ने निजी और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। भारत से ही वो अपना खर्चा निकालने लगे कि निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर वो क्या कर रहे थे, कर बढ़ा रहे थे भारत में। भारतीय लोगों को जबरदस्ती वो युद्ध में शामिल कर रहे थे। मतलब भारत के जो लोग थे, गांव की जनता, उन्हें जबरदस्ती वो युद्ध के लिए ले जाते थे, सेना में भर्ती कराकर युद्ध के लिए ले जाते थे। देखिए, एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी क्या होता था कि चूंकि ये उपनिवेश था किसका, अंग्रेजों का, यूरोप का। तो इसलिए भारतीय जो गांव के लोग थे उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, अगर ये पॉइंट दिया गया है तो क्वेश्चन आ सकता है।
ओके, कि रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। अब ये तो चलिए यहाँ तो क्या, महात्मा गांधी का आगमन। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। तब उनकी एज कितनी थी? 46 वर्ष, 46 ईयर थी उनकी एज। और वो लौटे थे कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड से वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में भी रंगभेद के खिलाफ वो आंदोलन चला रहे थे। वहां पे उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसे नटाल कांग्रेस कहा गया है। ठीक है, नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में 1895 में। याद रखिएगा, 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन से पार्टी का गठन किया था? या नटाल कांग्रेस पार्टी का गठन कहाँ किया गया था, किस लिए किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, नस्ल भेद के विरोध में किया गया था नटाल कांग्रेस का गठन दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी और अन्य भारतीयों के साथ मिलकर। ठीक है, 1915 में गांधी जी भारत आए थे और शुरुआती दौर में वो क्या कर रहे थे? गांधी जी 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करते रहे, यहाँ की लोगों की परेशानियों को देखते रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आया। जो शुरुआती सत्याग्रह था उनका क्या था? चंपारण में, बिहार के चंपारण में नील खेती के विरुद्ध, गुजरात के खेड़ा में किस लिए था? जो लगान के जो किसान थे उनके लगान के विरोध में था। और अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में तीसरा सत्याग्रह उनका हुआ था, वो किस लिए हुआ था? जो मिल मजदूर थे, यानी कि मिल मालिकों के खिलाफ हुआ था, मिल मजदूरों के सपोर्ट में। ठीक है, देखिए 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रथम सत्याग्रह उनका कहाँ का हुआ था? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में 3 सत्याग्रह था उनका। सबसे पहले चंपारण, बिहार के चंपारण, फिर गुजरात के खेड़ा, फिर गुजरात के अहमदाबाद। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। अब है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट क्या है? यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट लागू कब किया गया था? 1919 में। रोलेक्ट एक्ट कानून है क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए कानून लागू किया गया था। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया था। महात्मा गांधी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी ने कौन से कानून को शैतान की करतूत बताया था? शैतान की करतूत कौन से कानून को बताया था? रोलेक्ट एक्ट को। क्यों बताया था? क्योंकि रोलेक्ट एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लगाया गया था ये कानून। ठीक है, और इसीलिए गांधी जी ने इसे क्या कहा था? शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया था। अब 1919 की एक तो ये घटना है। दूसरी घटना 1919 की क्या थी? 9 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। अब ये भी गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाए जाने वाला किस दिन अपमान और याचना के रूप में मनाया? गांधी जी ने आह्वान जो किया था कि अपमान और याचना दिवस के रूप में कौन से दिन मनाया जाना चाहिए? तो 6 अप्रैल 1919 को। क्यों? गांधी जी ने, ये पूरा सेंटेंस आ सकता है कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। गांधी जी ऐसा क्यों चाहते थे? तो गांधी जी ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि रोलेक्ट एक्ट लागू हो चुका था। रोलेक्ट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दी गई थी और सरकार को ज्यादा अधिकार दे दिए गए। तो इसीलिए गांधी जी ने ऐसे कानून को शैतान की करतूत कहा है। तो ये वैसे क्वेश्चन में आ सकता है आपका जो वो होता है ना ए और बी वाला, इसका कारण ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब देखिए नाइटहुड। नाइटहुड क्या होता है? ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि नाइटहुड की उपाधि थी उस समय अंग्रेजी शासनकाल में। अब 1919 में ही 2 घटना। अब 1919 की तीसरी घटना है बैसाखी, जो 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार का रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। अब बैसाखी के दिन, यानी कि 1919 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग में
लोग शांतिपूर्ण जगह जगह जुलूस निकाल रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से वो क्या कर रहे थे, वहां पे संगठन कर रहे थे। एक मेला लगा था, बैसाखी का मेला लगा था 13 अप्रैल को, और जो जनरल डायर था उसने यहाँ पर गोलियां चलवा दी थी और कई हजार लोग मारे गए थे इस नरसंहार में। नरसंहार ही कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे इस नरसंहार में। और इसी के कारण क्या हुआ था, इस संहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, वैशाखी के दिन हुआ था। और नाइटहुड की ये क्वेश्चन आ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागी थी। ठीक है, इससे भी आपको कारण और जो होता है ए और बी, इसकी व्याख्या ये है, इससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझना है। ठीक है, अब एक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी और उसे गद्दी से हटा दिया था। और इसी के सपोर्ट में भारत में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ताकि हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित हो सके। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब एक सर्वव्यापी मतलब जो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखिएगा यहीं से। मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में। क्यों हुआ था, तुर्की की खलीफा के सपोर्ट में हुआ था, क्योंकि तुर्की के खलीफा पर अंग्रेजों ने सख्त संधि थोप दी थी और उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था। अब यही मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। और उसके बाद वही खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का मतलब खिलाफत आंदोलन का रूप बदल गया असहयोग आंदोलन के रूप में। अब असहयोग 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिल गई। ठीक है, बहुत तेज हो गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या था, असहयोग आंदोलन में क्या था कि लोगों को बोला गया था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ असहयोग आंदोलन का आपको, कि लोगों को ये बोला गया था कि अंग्रेज जब हमारे भारत में हैं, मतलब अंग्रेज हमारे भारत में अगर 200 साल से शासन कर रहे हैं, तो हमारे सहयोग के कारण शासन कर रहे हैं। हमारे घर में कोई बाहर का व्यक्ति आके नहीं रह सकता। अगर हमारे घर में कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारे फैमिली मेंबर से किसी को उसको मतलब फैमिली मेंबर कोई उसे सपोर्ट कर रहा है, तभी वो हमारे घर में आके रह सकता है। यही चीज अंग्रेजों के साथ थी कि अंग्रेज अगर भारत में आके रह रहे हैं, तो वो हमारे सपोर्ट के कारण रह रहे हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। चाहे वो सपोर्ट उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए हो, वो जो सामान ला रहे हैं वो सामान यूज कर रहे हैं। अगर हम उनके वो जो सामान अपने देश से ला रहे हैं यहाँ पे मतलब कि आयात करके हमारे देश में ला रहे हैं बेचने के लिए, अगर हम उसका इस्तेमाल ही ना करें, हम खरीदे ही ना, तो उनका व्यापार तो वैसे ही चौपट हो जाएगा। तो उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ेगा। उनके द्वारा चलाए गए मिशनरी जो स्कूल हैं या फिर कॉलेज हैं और जो नौकरियां हैं, उनका हम त्याग कर दे तो वो अपने आप ही परेशान होकर देश को छोड़ देंगे। तो असहयोग आंदोलन में यही बात की गई थी और यही सब किया गया था कि सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया गया था, वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, बच्चे जो स्कूल कॉलेज जा रहे थे, जो अंग्रेजी मिशनरियां थे, उसको बंद कर दिया, उसमें नहीं जा रहे थे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और इस कारण क्या हुआ था, 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों की आयात में भारी गिरावट आया था, क्योंकि भारत में कोई भी विदेशी कपड़े खरीद ही नहीं रहे थे और जिनके पास भी था वो उन्हें जला देते थे। ठीक है, तो ये सारे असहयोग आंदोलन में हो रहा था। लोगों की पहलकदमी, असहयोग आंदोलन में लोग क्या सोच रहे थे, अब अलग अलग जगह अलग अलग लोग असहयोग आंदोलन को अलग अलग तरीके से ले रहे थे। लोगों का क्या था कि अब तो हमारा देश आजाद हो जाएगा, मतलब देश हमारा आजाद ही हो चुका है। असहयोग, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए थे असहयोग आंदोलन के समय ही। अब क्या है, वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी जल्दी ही स्थापित होने वाले हैं। गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। मतलब उनका क्या था, स्वराज का ऐलान कर दिया था। पूरे भारत में असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से फैल चुका था और लोग उसे मतलब ऐसा लोगों को ये लग रहा था कि अब तो हमारा देश आजाद हो जाएगा, गांधी राज हो जाएगा। तो सभी मतलब कि स्वराज का ऐलान कर चुके थे। लेकिन ये ऐलान क्या हुआ था, कहीं कहीं आंदोलन हिंसक रूप भी ले रहा था। देखिए क्या है, सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। हर जगह असहयोग आंदोलन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया जा रहा था। फिर है असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह के में इजाफे की मांग शुरू कर दी। मतलब हर जगह जितने भी लोग लाचार और परेशान थे, हमेशा सभी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, चाहे वो चाय बागान हो या फिर सिंध में के मजदूर हो या फिर
गांव के किसान हो, सभी अपने अपने आंदोलन को लेकर खड़े हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए महंत क्या है, सिख गुरुद्वारों की धार्मिक कर्ता धर्ता को महंत बोला जाता है। सिख, या देखिए सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता को महंत बोला जाता है। गैर कानूनी बेदखली क्या है, पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, गैर कानूनी बेदखली है। ठीक है। जनता के महात्मा, महात्मा गांधी को जनता का महात्मा मानने लगे थे कि महात्मा गांधी जनता के महात्मा है। लेकिन यही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले ली थी एक घटना के कारण। अब देखिए क्या है, 1922 से 1929 की घटना है। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरोध थे। अभी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि पूरे भारत में आंदोलन फैल चुका था, लेकिन कहीं कहीं आंदोलन हिंसक रूप ले रहा था, और गांधी जी का क्या कहना था कि हम अहिंसक तरीके से आंदोलन करेंगे। ठीक है। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था, तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। अब चौरी चौरा घटना क्या था कि 1922 के दिन क्या हुआ था कि कुछ लोग शांतिपूर्ण जुलूस लेके जा रहे थे और पुलिस वालों ने उस पर गोली चला दी थी, और उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। मतलब पुलिस वालों ने उस पर गोली चला दी थी, और वो गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पे हमला कर दिया और 22 पुलिस वाले उसमें आग लगा दी थी। वहां पे पुलिस थाने पर 22 पुलिस वाले उसमें मारे गए थे। इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब है 1930 में शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। फिर भी क्या है, गांधी जी के सपोर्ट में लोग थे, वो चाह रहे थे कि कोई दूसरा आंदोलन गांधी जी शुरू करें, जो कि 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा को ना मानना। सविनय का मतलब होता है बहुत ही विनय तरीके से हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। ठीक है। तो 1930 में स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य में की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, इसे आपको रट लेना है, याद कर लेना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब देखिए क्या है, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था कि लोग गए थे नमक बनाने के लिए, गांधी जी के साथ नमक बनाने के लिए गए थे वहां पे गुजरात के तटीय इलाके में, वो खेड़ा के तक नमक बनाने गए थे। गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती आश्रम से वो खेड़ा तक गए थे नमक बनाने के लिए, पैदल चल के गए थे। ठीक है। तो वहां पे नमक बनाया गया था, नमक कानून को तोड़ा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस, आजादी से पहले प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को। इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए याद रखिएगा कि हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने के बाद लागू किया गया था, इसी 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए। ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था भारत में। ओके। अब देखिए भगत सिंह के बारे में ये क्वेश्चन बेटा आ चुका है, इस बार शायद सीटेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन सब ने मिलकर उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, बिल्कुल यही आया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में क्या गलत है। तो इसके बारे में तो इसमें यह था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव इसके मेंबर थे, बिल्कुल थे। भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। और तीसरा ऑप्शन था कि 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन इसमें यह था कि 1928 में शायद पंजाब का कोई एरिया बताया गया था कि वहां पे इसकी स्थापना हुई थी, तो वो गलत था। ये फिरोज शाह, दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद कर लेना है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और गुरुदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये आपको याद रखना है कि इनको कब फांसी पर चढ़ाया गया था। उस समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी, 23 साल थी।
अब है दांडी मार्च, जो ऊपर हम ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पढ़ चुके हैं, उसी को दांडी मार्च करते हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज अपने अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया था कि नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे। उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या कहा गया, उसे दांडी मार्च कहा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है। गांधी जी को उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गांधी जी और उनके अनुयायी कहाँ से चले थे, साबरमती से कहाँ तक गए थे, दांडी तक गए थे। तटीय इलाके तक 240 किलोमीटर पैदल चल के गए थे और वहां पर जो बिखरा हुआ नमक था उसे इकट्ठा कर नमक कानून का उल्लंघन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था वहां से। ठीक है, भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान कब किया गया था, तो 1935 में 1937 में जो प्रांतीय विधायकों का चुनाव कराया गया उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो 11 में से 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी। या ये क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कब कराया गया था, 1937 में कराया गया था। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अभी तक तो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब लोग अड़ गए कि हमारे भारत को छोड़ो और जाओ, अंग्रेज हमारे भारत से जाओ। अंग्रेजों को चेतावनी दी गई कि वो फौरन भारत को छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वो करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करे। याद रखिएगा, गांधी जी कभी भी हिंसक ढंग से संघर्ष करने के सपोर्टर नहीं थे, वो हमेशा अहिंसक ढंग से संघर्ष करने के लिए करते थे। और करो या मरो का नारा गांधी जी का था। वो क्या कह रहे थे कि अहिंसक ढंग से अंग्रेजों के लिए संघर्ष करें। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940, उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को हारकर ये बात माननी पड़ी कि हम भारत को आजाद कर देंगे। लास्ट में ये हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 1940 में सबसे पहले प्रस्ताव पारित हुआ था मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य के लिए। ठीक, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं हो, इसे सामान्य निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। जो आ सकता है वो सारी चीजें मैं बता रही हूँ। देखिए कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन गो बैक का बहुत ज्यादा नारा लगाया गया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन भारत आया था भारत के लोगों के लिए किस तरह का कानून बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस चीज पर डिस्कशन करने के लिए। और उसमें जो कैबिनेट मिशन में थे उसके 7 सदस्य थे, उसमें से कोई भी भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। इसलिए कैबिनेट मिशन गो बैक का नारा लगाया गया था कि कैबिनेट मिशन वापस जाओ। देखिए क्या है, कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में की अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके लिए मनाया गया था, पाकिस्तान की मांग के लिए मनाया जा रहा था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा बहुत तेजी से फैल गई थी। उसके बाद आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। और उससे पहले 14 अगस्त को ही पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे इसमें आंदोलन के बारे में दिया गया है, जो आप पढ़िए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, सीटेट के लिए नहीं, अदर एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के साथ ही हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। हिस्ट्री जो सबसे लेंदी है, सबसे बड़ा है इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, इसमें हमें पढ़ना बहुत ज्यादा है। ज्योग्राफी हम एक एक चीज समझ के पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें रटना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा सिविक्स स्टार्ट होगा। सिविक्स स्टार्ट करने से पहले मैं 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालूंगी। प्लीज सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ना देखें या सिर्फ थ्योरी ना देखें, दोनों ही जरूरी है हमारे लिए। याद रखिएगा हमेशा थ्योरी जरूरी है। थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, जो चैप्टर है उसे अच्छे से समझेंगे, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अगर हम करेंगे तभी हम मतलब कि हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। साथ के साथ हम जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगी कि आपको टेस्ट सीरीज भी कराऊं, ताकि आप को टाइमिंग मतलब टाइमिंग का पता चल जाए, उस सही टाइम में लिमिटेड टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो ठीक है, सिविक्स कंप्लीट कराने के बाद मैं मैराथन क्लास स्टार्ट कराऊंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो हमारा चलता ही रहेगा, और साथ के साथ मैं टेस्ट सीरीज भी शुरू कराऊंगी। तो चलिए, हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, बधाई हो आपको। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।